नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र, IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का अभिनंदन है। और 12 बजे 12 खबर में उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी आज की बड़ी खबर है जिसे पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है, इस बात की जानकारी देंगे। फिलहाल अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र जा रहे हैं और वहां उम्मीद यही करेंगे कि उन्हें गठबंधन से ज्यादा सीटें मिले। लेकिन सवाल यह है कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव नहीं हो रहा है अभी तक, उसकी स्थिति क्या है, ये भी तो आपको अवगत कराना जरूरी है। तो फिलहाल 12 बजे 12 खबर में हमारे साथ इस वक्त अखंड राय जुड़े हुए हैं, अवनीश अवस्थी कानपुर से जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं और बाबू अभिषेक सिंह ग्राउंड पर मौजूद हैं भदोही से। आप सभी संवाददाताओं का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ संवाददाता और भी जुड़ते जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर आखिरकार बाबा गोरखनाथ को यह बयान क्यों देना पड़ा कि खुद समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि उपचुनाव तय समय पर हो। जरा उनकी बात पहले आपको सुनवा देते हैं और देखिए क्या कहा। जो नहीं हो पा रहा है उपचुनाव, इस संदर्भ में जो रिट पड़ी है उसमें क्या हुआ? देखिए, 2022 में जब मुझे पता चला कि माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जो कागज एफिडेविट लगाए थे, जो जिसपे उन्होंने नोटरी कराई थी, वो नोटरी करता 10 वर्ष पूर्व भी उनका लाइसेंस समाप्त था। उसको लेकर मैंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उस याचिका पे सुनवाई चल रही थी। इसी बीच में वो सांसद बनते हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसको शून्य मान लिया गया। जो हम लोगों ने विधिक राय ली उसमें निकल कर आया था। अब जब 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने 10 सीटों के लिए डेट डिक्लेयर किया, उसमें मिल्कीपुर नहीं था, तो हम लोग चौंके। 15 मिनट बाद पता चला कि जो आपने याचिका कर रखी थी उसी की वजह से रुका। हम लोग रातों रात लखनऊ भाग के आए, कागज तैयार हुआ। कल मैंने याचिका वापसी के लिए मैंने आवेदन दे दिया। आज उस पर डेट मिल गई थी, आज याचिका वापस हो जाती। जैसे हमारा नंबर, तो यहां पर इन्होंने कहा कि आज याचिका वापस हो जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ही नहीं चाहती है कि मिल्कीपुर में तय समय पर चुनाव हो। अखंड, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये किस आधार पर बाबा गोरखनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव हो? उनका आधार क्या है? देखिए राहुल, आपको बता दें कि बाबा गोरखनाथ ये आधार बता रहे हैं कि जब आज याचिका वापस हो जानी थी तो कल जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें जो अवधेश प्रसाद है, जो सांसद हैं, जो इससे पहले विधायक थे वहां पर, उनकी तरफ से 12 वकील खड़े किए गए। 12 वकील खड़े किए गए इस के विरोध में कि चुनाव वहां पर जो ये जो याचिका है वो वापस ना हो पाए। इसी को लेकर के बाबा गोरखनाथ है वो आरोप लगा रहे हैं अवधेश प्रसाद पर। वो कह रहे हैं कि खुद समाजवादी पार्टी और जो मौजूदा सांसद है अयोध्या के अवधेश प्रसाद नहीं चाहते हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव हो, इसीलिए 12 वकीलों की एक बड़ी टीम वहां खड़ी कर दी गई। और इसमें हुआ भी कुछ ऐसा ही कि अब डेट जो है वो 15 दिन बाद की लगी है, तो 18 से 25 अक्टूबर तक ही नामांकन होने हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब 13 नवंबर को चुनाव संभव नहीं है। पहले आपने देखा था कि इस पे राजनीति तेज हो गई थी। सपा सुप्रीमो ने खुद कहा था कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से मिल्कीपुर का चुनाव टाल दिया गया है। लेकिन जैसे ही ये बात बीजेपी को पता चलती है और जो याचिका करते हैं जो बाबा गोरखनाथ, वो तुरंत एक्टिव होते हैं और उन्होंने याचिका वापस लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर भी कर दिया था। लेकिन जब कल हाईकोर्ट में हुआ तो अवधेश प्रसाद की तरफ से 12 वकीलों की एक बड़ी फौज ने इसका विरोध किया, जिसके चलते डेट 15 दिनों बाद की लगी है। तो ऐसे में ये मुमकिन नहीं है कि 13 नवंबर को अब चुनाव हो सकता है। जी राहुल। यानी अखंड, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। फिलहाल 13 नवंबर को चुनाव मिल्कीपुर में तो कम से कम नहीं होने जा रहा है। अगर 15 दिन की बाद डेट मिली है तो आप ये सही कह रहे हैं कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है और ये 25 अक्टूबर तक चलेगी। तो जब आप 25 अक्टूबर तक चलेगी, जब उसकी बाद की डेट मिली है, तो ये हम कह सकते हैं जिम्मेदारी से कि 13 नवंबर को फिलहाल मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी राहुल, अब सही कह रहे हैं, नहीं हो सकता है। चुनाव होने की तो संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब याचिका वापस जो याचिका करता है उसकी याचिका पर जब कोई फैसला ही नहीं आया तो चुनाव कैसे हो सकता है। जी राहुल। बिल्कुल, तो ये IBC 24 उत्तर प्रदेश इस वक्त अखंड राय के जरिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश कर रहा है कि मिल्कीपुर में तय समय के अनुसार फिलहाल चुनाव नहीं होगा। 9 ही विधानसभा सीटों पर तय समय के अनुसार चुनाव होगा। हो सकता है जब दिल्ली का इलेक्शन अनाउंस हो उस वक्त मिल्कीपुर का चुनाव को डिक्लेयर किया जाए, उस वक्त चुनाव हो। धन्यवाद अखंड इस पूरी जानकारी के लिए आपका। दुर्गेश, मैं जानना चाहूंगा कि वाराणसी से आज की बड़ी खबर कौन सी है?
राहुल जी, अगर बताना चाहूंगा बनारस के तो कई ऐसी बड़ी खबरें हैं, जैसे प्रधानमंत्री को लेकर, आगमन को लेकर, और बाबा विश्वनाथ जो प्रसाद है उसमें भी बदलाव किया। मैं बताना चाहूंगा कि बाबा विश्वनाथ के प्रसाद में बदलाव किया गया है, जिसका रेट तमिलनाडु की जो कांची कोटिम से जो कहा जाता है प्रसाद, वो कंपनी बना रही है, अमूल को दिया गया है। तो ऐसे में बात की जाए, जो तमिलनाडु का और जो भारत का रिश्ता रहा है बड़ा अटूट रहा है, और अब जो ये काशी से जो उसका लगाव है वो बहुत ही मजबूत होने जा रहा है। जिस तरह से ये प्रसाद में बदलाव किया गया है, यानी कि पहले 200 रुपए में प्रसाद बिकता था, अब 120 रुपए में प्रसाद बचेगा। खुद बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में ही प्रसाद श्रद्धालु खरीद सकेंगे। जहाँ 300 रुपए टिकट लगता था, अब वहाँ पे 250 रुपए टिकट कर दिया गया है। वहीं पे प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी यहाँ पे तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को आएंगे, और यहाँ पे लगभग 3000 करोड़ से अधिक की सौगात काशी वासियों को देंगे, जिसमें शंकरा नेत्रालय है और यहाँ पे संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है। अगर ये दो सौगात काशी वासियों को प्रधानमंत्री देते हैं तो यहाँ पे एक इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट काफी बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से काशी नेत्रालय अगर इसमें स्पेशलिस्ट होंगे तो इसमें लगभग 30,000 प्रतिदिन जो आंखों की सर्जरी होगी, यहाँ पर आसपास के जिले ही नहीं पूरे पूर्वांचल में आएंगे, यहाँ पे सर्जरी करवाएंगे। वहीं पे स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात की जाए संपूर्णानंद, तो यहाँ पे विश्व स्तरीय तक यहाँ पे क्रिकेट खेला जाएगा। जी राहुल। बिल्कुल, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 20 अक्टूबर को आने वाले हैं और इस दौरान 3000 करोड़ की सौगात देंगे वाराणसी वासियों को। बहुत धन्यवाद दुर्गेश इस जानकारी के लिए आपका। अवनीश अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। अवनीश अवस्थी, आपके यहाँ रैगिंग का मामला है, कुछ सीनियर छात्रों ने रैगिंग की है, उसका पहले हम अपने दर्शकों को विजुअल या बाइट दिखा दें, उसके बाद मैं अवनीश से बात करता हूँ। थाना नवाबगंज के एचबीटी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर का है, जहां कल शाम बर्थडे पार्टी में सीनियर और जूनियर छात्र जो बीटेक के छात्र थे उनके बीच में कासून हुई, झगड़ा हुआ, जिसमें 3 छात्र चोटिल हुई, जिनका तत्काल पुलिस के द्वारा मेडिकल कराया गया और उनकी तहरीर पर पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। आगे की कार्य पुलिस के द्वारा की जा रही है। दुर्गेश, किस मामले को लेकर रैगिंग ली थी, और मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक सीनियर छात्र के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है कॉलेज प्रबंधन के द्वारा? जैसे कि राहुल, मैं आपको बता दूं कि देर रात का ये मामला है। यहाँ पर जो आरोप लगाया गया है, जो जूनियर छात्र है उसने आरोप लगाया है कि जो सीनियर छात्र है वो अपना बर्थडे मना रहे थे, जिसको लेकर के कई जूनियर छात्रों को बुलाया गया था एक अपार्टमेंट में। जहां पर जब वो जूनियर छात्र वहां पहुंचे हैं तो देखा है कि लगभग 7 से 8 लोग जो सीनियर जो उनके छात्र थे, जो सीनियर थे उनके, वहां पर बर्थडे मना रहे थे। और उस दौरान पर उनसे कहा गया है कि आप अपने जो कपड़े हैं वो उतारिए, और उसका जब ये जूनियर छात्र हैं जब ये विरोध करते हैं कि हमारे साथ में फर्स्ट ईयर में रैगिंग हो चुकी है, अब हमको माफ कर दिया जाए, इस तरीके की चीजें ना की जाएं, तो वहीं सीनियर जो छात्र हैं वो जाते हैं और जो कमरा होता है उसके अंदर से कहीं ना कहीं जो धारदार हथियार होता है, या जो आरोप लगाया गया है कि लाठी डंडे से जो है पीटने का जो प्रयास किया जाता है, जिसको लेकर के जो जूनियर छात्र है उसने 8 जो लोग हैं, 8 नामजद लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस ने लगभग गंभीर धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की है। जी राहुल। यानी इनका करियर अब चौपट हो जाएगा। अगर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई तो जाहिर सी बात है अब इनका करियर चौपट होने वाला है। देखिए, रैगिंग लिया नहीं जाना चाहिए। अगर आप सीनियर हैं तो जूनियर छात्रों को गाइड कीजिए, वो कैसे आगे बढ़े ये बताइए उन्हें, ना कि रैगिंग लेकर ये रुतबा दिखाई कि हम सीनियर हैं। सीनियर वही है जो जूनियर को लेकर चले, उन्हें सिखाए, सही मार्गदर्शन दे। धन्यवाद अवनीश इस जानकारी के लिए। मैं बाबू अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं भदोही से। अभिषेक, भदोही से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है, मैं आपको ये जानना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश भी जानना चाहता है आपसे। जी, लगातार अगर भदोही में देखा जाए राहुल जी, जो कालीन मेला का जो चौथा दिन है, जो देखा जाए कि अंतिम दिन है आज, अंतिम दिन भदोही के मेले में 230 बायरों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जिससे 250 प्रतिनिधि ने भी हिस्सा ले चुका है। तो अगर ये देखा जाए भदोही मेले की, तो अगर बात की जाए निर्यात की, तो कहीं ना कहीं इस बार मेले में जो आयोजन रखा गया बेहद खास रहा। इसमें कल जो है वस्त्र मंत्री के निदेशक श्रीवास्तव जी भी आए, तो उन्होंने भी एक शो का भी आगाज किया,
14 से 17 फरवरी में वो शो किया जाएगा 2025 में, जो नोएडा और दिल्ली में लगाया जाएगा। जो एक्सपो मार्ट ही उसमें हिस्सा लेगा भदोही का, और भदोही के कई निर्यातक भी अपना जाकर के स्टॉल लगाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, भदोही के कालीन को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार अथक प्रयास कर रही है। लेकिन भदोही की कालीन को आगे बढ़ाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन जी, प्रोडक्ट के तहत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और आज एक्सपो मार्ट का आखिरी दिन है। अगर आप भदोही हैं या उसके आसपास हैं तो आपको जाना चाहिए, एक बार घूम के आना चाहिए। बहुत धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से मैं जानना चाहूंगा, प्रतापगढ़ की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल देखिए राहुल, प्रतापगढ़ से बड़ी खबर यही है कि अभी कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के बाद जो है प्रशासन काफी चुप दुरुप दिखा था, लेकिन उसके बाद से फिर से प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। कई ऐसे पटाखे की फैक्ट्रियां हैं जो चल रही हैं और कुछ अवैध रूप से चल रही हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई ऐसा नहीं है किया। मैं कल देर शाम मेरी कोतवाल से भी बात हो रही थी, आज सुबह अभी मेरी कोतवाल से बात हो रही थी टेलीफोनिक। कल मैं फेस टू फेस बात कर रहा था, जिसमें सीओ भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा कार्यक्रम को रोका गया है, लेकिन कुछ चिन्हित किए गए। आखिर चिन्हित किए गए हैं तो कार्रवाई कब की जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह निशान ही खड़ा होता है। जिस तरीके से एक घर के अंदर अवैध रूप से पटाखे की फैक्ट्री चलाई जा रही थी और ब्लास्ट होता है, घर का पहला मंजिला जो है उड़ जाता है, उसके बाद भी प्रशासन अभी तक मौन बना हुआ है। एक की मौत हो जाती है, हादसा बड़ा भी हो सकता था। उस दौरान अष्टमी का दिन था, नवरात्र का दिन चल रहा था। अष्टमी के दिन रात तकरीबन 9:10 के आसपास ये ब्लास्ट होता है। अभी भी ऐसे कई फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे अवैध रूप से संचालित हो रही है, भले वो लाइसेंस लिए हुए हैं, लाइसेंस धारक ही अवैध रूप से चलाते हैं, चाहे वो अंतु थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, चाहे वो नगर कोतवाली के अंतर्गत। तकरीबन 5 फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे भी और 10 से अधिक अवैध रूप से चल रहे हैं। और बात करें ऐसे कई क्षेत्र है, लेकिन प्रशासन जाग नहीं रहा है। आखिर फिर किसी दुर्घटना का होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? अगर अभी सचेत नहीं लेंगे तो आगे चल के काफी बड़ी दुर्घटनाओं को ये संदेशा दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन संदेश, मेरी एसडीएम से भी बात हो रही थी कल शाम को। एसडीएम भी बैठे थे चौक घंटाघर पे, भरत चौक पे वो मौजूद थे, तो मैंने सभी से बातें करने, और मैं ही अकेला नहीं था, कई मीडिया कर्मी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने पूछा क्या सर और भी कोई फैक्ट्रियां हैं? उन्होंने कहा चिन्हित किया है, लेकिन अभी नहीं कोई कार्रवाई की जाएगी। आखिर कार्रवाई करने में इतना लेट अचीव क्यों कर रहे हैं? जब आपने चिन्हित कर लिया है तो आपको जो है कार्रवाई करने में देरी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि प्रशासन केवल जब घटना हुई उसके बाद एक्टिव हुआ, और घटना के बाद लखनऊ तक बातें पहुंची। बस लखनऊ को खाना पूर्ति दिखाने के लिए एक दिन उन्होंने कार्रवाई चलाई, कुछ घरों में से पटाखे निकाले, तो उसके बाद फोटो सेशन हुए, भेज दिया क्या हमने कार्रवाई इतना कर लिया, हमने इतना चिन्हित कर लिया है, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो जहां ये बम ब्लास्ट हुआ था जिस अवैध फैक्ट्री में, वहां पे अभी तक पुलिस की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ था उसी दिन एडिशनल एसपी ने कहा था रात में कि उस घर को भी गिरा दिया जाएगा, क्योंकि उस घर में तकरीबन 12 पिलर हैं। 12 पिलर में अगर बात करें तो 4 पिलर ऐसे हैं जो ठीक ठाक है, और उसके बाद सारे प्लेयर जो है काफी खराब स्थिति मतलब में है। कुल मिला के जहां तक ये मैं भी एक समझ बड़ी पा रहा चीज है। हूं कि कई अवैध और संचालित चल रहे हैं और चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाँ, यही बात खबर है ज्ञानेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फिर से ही रिपीट कर रहा हूँ, यही खबर है। सबसे बड़ी बात यही है कि दिवाली बहुत दूर नहीं है, और अवैध रूप से काफी क्योंकि प्रतापगढ़ में अवैध रूप से पटाखे की फैक्ट्रियां बहुत चलती हैं, और हर ठीक है, साल कुछ कार्रवाई न की कुछ जानी चाहिए। बड़ी अगर आप घटनाओं को। चिन्हित किए हैं तो सिर्फ खाना पूर्ति नहीं की जानी चाहिए, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। आखिरकार आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? ये तो सवाल बड़ा है। धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस जानकारी के लिए। इंद्रवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित तिवारी जुड़े हैं और अपूर्व पाठक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभी फिलहाल 3 संवाददाता जुड़े हैं। मैं अपूर्व जानना ही चाहता हूं कि आपके यहाँ तो दीपावली की बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही होगी, लेकिन कुछ राजनीतिक जगत से भी कोई खबर है? अयोध्या की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, अगर सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इस समय अयोध्या में दीपोत्सव जिस प्रकार से हर वर्ष
2017 के बाद से दीपोत्सव हर बार अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ता आया और नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। उसी के दायरे में अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और घाटों पे मैपिंग का कार्य शुरू हो चुका है। और अगर दूसरी खबर की बात करें तो मिल्कीपुर चुनाव की बात है, जो कि अहम होता गया। जिस तरीके से गोरखनाथ बाबा ने रिट दायर की थी, उसके बाद अब सपा की तरफ से विरोध किया गया है और विरोध करने के बाद अब लगातार भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया है कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना यही है कि कहीं ना कहीं मिल्कीपुर से सपा को बड़ी जीत ना मिलने की वजह से ये देरी की जा रही है, क्योंकि गोरखनाथ बाबा जो रिट दायर किए थे उसको वापस लेने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में दिया गया था, जिसकी तारीख कल के लिए दी गई थी। और उसके बाद जब अवधेश प्रसाद या कहें समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां पे वकीलों का एक पैनल खड़ा कर दिया गया और उसके बाद उसका विरोध किया गया। अब लगातार भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इसका जो है लगातार बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो अहम दिखता हुआ नजर आ रहा है और लगातार कहीं ना कहीं एक नया मोड़ की तरफ ले जा रहा है। और आज आपको बता दें कि जो यहाँ के गोरखनाथ हैं, जो नाथ मतलब कि मिल्कीपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो आज अपने आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं थोड़ी देर में और कई सारी बातें निकल के आ रही है। लेकिन दसों उपचुनाव में मिल्कीपुर का उपचुनाव बड़ा अहम होने वाला है, ये खास बात है। बिल्कुल अपूर्व, अब तो बहुत संभावना भी नहीं कि चुनाव मिल्कीपुर में होगा अभी, क्योंकि 13 तारीख को चूंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई और 25 तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और अभी जो अगली तारीख लगी है कोर्ट में वो 15 दिन की दी गई है। तो यानी बहुत हद तक ये है कि मिल्कीपुर का चुनाव तय समय पर नहीं होगा, हो सकता है कि इसके बाद हो। हालांकि ये आपने जरूर कहा कि अब समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लगना शुरू हो गया है कि वही नहीं चाहते कि 13 तारीख को यहाँ पर उपचुनाव हो। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। इंद्रवीर सिंह बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जितेंद्र श्रीवास्तव भी आ गए हैं और रोहित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी मैं देख रहा हूं हमीरपुर से, और जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। शंकर, क्या ये आगरा से जुड़े शंकर जी? जावेद खान ये आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इंद्रवीर बहुत देर से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद मैं रोहित पर जाऊंगा। रायबरेली की सबसे बड़ी खबर कौन सी है आज की? जी मैं बता दूं राहुल, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर जो है वो कल जो है रायबरेली शहर के अंतर्गत थाना लालगंज पड़ता है। लालगंज में जो है एक टप्पेबाजों ने एक दंपति के साथ में वो बैंक से पैसा निकालकर, जो ये पूरा मामला पड़ता है पहले वो बता दूं, गंगापुर बरस जो है ये लालगंज थाने में पड़ता है और वहां के एक बैंक में एक दंपति पैसा विड्रॉ करने जाते हैं और पैसा विड्रॉ करके जैसे ही वो निकलते हैं, टप्पेबाजों ने घात लगाए बैठे हुए टप्पेबाजों ने वहां पहुंचते हैं और रास्ते में 1 लाख रुपए की छिड़ौती होती है और वो 1 लाख रुपए लेकर मोटरसाइकिल से फरार होते हैं। खैर, इस पे पुलिस एक्टिव हुई और मैंने 2 दिन पहले भी बताया था कि डॉक्टर यशबीर सिंह ने कुछ कोतवालों की इधर से उधर ट्रांसफर किए थे। जैसे यहाँ मील एरिया थाना सदर में पड़ता है, मील एरिया थाना, यहाँ से लालगंज कोतवाल गए संजय सिंह और संजय सिंह की ये पृष्ठभूमि रही है, ये कह सकते हैं कि ये पृष्ठभूमि निर्विवादित और वो बहुत उस तरीके से केस को हैंडल करना। और आज जब मेरी उनसे बात हुई कि सर इस पे कुछ टप्पेबाजों पे कुछ कार्रवाई हुई या कुछ ऐसा, उन्होंने एक अच्छी जानकारी दी और ये जानकारी हम मीडिया के साथ भी साझा किया गया और ये हम लोगों के सूत्रों से भी हमें मिल चुकी थी खैर पहले। और सीसीटीवी लालगंज कानपुर रोड पे जब हम जाते हैं तो नेशनल टोल पड़ता है, उस टोल से सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, वहां से एक फुटेज निकल के आई और उस फुटेज में वो टप्पेबाज वहां से जाते हुए दिख रहे हैं और उनकी शिनाख्त हो चुकी है और इस पर जल्द गिरफ्तारी होने की उम्मीद जताई जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। जी राहुल, बिल्कुल इनकी गिरफ्तारी होनी भी चाहिए, जिस तरह से इनके हौसले लगातार बुलंद है। रोहित, हमीरपुर से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल, देखिए राहुल, बताना चाहूंगा कि हमीरपुर में 2 दिन पूर्व एक छात्र ने एक शिक्षक के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर के आज शिक्षक ने हमीरपुर पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा को ज्ञापन सौंपा है और जिसमें न्यायिक जांच की मांग की है। शिक्षक के आरोप है कि जो छात्र था वो विद्यालय में बच्चियों के साथ अभद्रता करता था, जिसको लेकर के
शिक्षक ने छात्र को डांटा, जिससे वो कहीं ना कहीं आहत होकर के या कहा जाए कि आक्रोशित होकर के उसने थाना बीमार में SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दिया है। और इसमें कहीं ना कहीं जो छात्रा है, जो उन्होंने भी पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को लिखित में शिकायती पत्र दिया है कि उस जो छात्र है उसके आचरण ठीक नहीं है, विद्यालय में कहीं ना कहीं उनसे गंदी हरकतें करता है, जिसको लेकर के उन्होंने शिक्षक को कंप्लेन की थी और शिक्षक के डांटने पर जो छात्र था उसने SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया है। राहुल, देखिए कई बार लोग SC/ST मुकदमे का दुरुपयोग भी करते हैं। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर देखिए अभी जो चूंकि छात्राओं ने भी लिख कर दिया है SP को, तो इसमें अगर आप लगातार लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी अध्यापक आपको डांटेगा, जी आपकी आरती नहीं उतारेगा कि आपकी आरती उतारेगा। आपका आचरण गलत है तो आपको डांटा जाएगा और इसके बाद आप SC/ST का मुकदमा लिखा देते हैं। अब वो अध्यापक, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो पुलिस अधीक्षिका के पास गए और बाकायदा छात्राओं ने भी बाकायदा लेटर लिखा था, उसको लेकर ले गए और चाहते हैं कि न्यायिक जांच की मांग हो। धन्यवाद जानकारी के लिए आपका। मेरे साथ अभी जितेंद्र श्रीवास्तव और जावेद खान, पर जावेद खान मुझे ग्राउंड पर दिख रहे हैं, तो पहले मैं उनसे लेता हूं। जितेंद्र, आपसे लास्ट में मैं सवाल करूंगा। जावेद, खबर ये थी कि जो 8वां अजूबा है, पूरे विश्व को लोग देखने आते हैं ताजमहल को, वहां देश से भी आते हैं देखने के लिए। ये कैसे हो सकता है कि वहां पर 11 फीट लंबा थोड़ा अजगर वहां पर मिला हो, और कहाँ मिला? क्या ताजमहल आगरा परिसर के अंदर मिला? उसकी कुछ तस्वीरें भी जरा पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। लपेट रहा है, देख रहे हो? लपेटना चाह रहा है। देख रहे हो? पैर निकालो, पैर लपेट रहा है। पैर निकाल लो भैया। टेंशन नहीं है अब। ये जावेद, अब इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, बताइए। देखिए, आपको बता विश्वदायी स्मारक है और पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर ताजमहल का भ्रमण करने के लिए आते हैं। देशी विदेशी सैलानी यहाँ पर ताजमहल का भ्रमण करने के लिए आते हैं। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की ताजमहल को लेकर के, तो तमाम ऐसी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो ताजमहल की सुरक्षा में लगी हुई हैं। वहीं जो ASI है ताजमहल की आर्कियोलॉजिकल, वो भी ताजमहल के अंदर तमाम उनके कर्मचारी ताजमहल की सुरक्षा में और ताजमहल के काम के अंदर कार्यरत हैं। तो एक विशाल अजगर, एक जो 12 फीट लंबा अजगर जो बताया गया है, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो ताजमहल के अंदर किस तरह से प्रवेश करने के पास में एक बनी मस्जिद है, काली मस्जिद, वहां पर एक पेड़ पर लटका हुआ मिला था। तो उसके बाद में जो ताजमहल की सुरक्षा है, CISF, उन्होंने उस अजगर को देखा और उन्होंने तुरंत इसके लिए वन विभाग की टीम को, नगर निगम को सूचित किया, उनको फोन किया, लेकिन उनके न आने पर, देरी होने पर, एक जो पहलवान है, सुंदर दुबे पहलवान, वो ताजमहल के निकट ही एक अखाड़ा चलाते हैं, उनको वहां बुलाया गया, क्योंकि वो पहले भी कई बड़े सांपों को वहां पकड़ चुके हैं और उनको वहां बुलाया गया। जब उन्होंने वहां का देखा तो विशाल अजगर था, लगभग 40 किलो के आसपास उस अजगर का वजन बताया गया है। तो सुंदर दुबे में बड़ी मशक्कत के साथ में उस अजगर को पकड़ा। उन्होंने बताया कि जो अजगर है वो ताजमहल की दीवार के अंदर प्रवेश कर रहा था, तो आधा वो अजगर वहां ताजमहल के अंदर प्रवेश कर चुका था। तो पीछे से जो सुंदर दुबे हैं, उन्होंने उस विशाल अजगर को पकड़ा और बड़ी मशक्कत के साथ में अपने बेटे की मदद के साथ पकड़ लिया गया है। ये एक राहत भरी बात थी, लेकिन ऐसी खबरें सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ताजमहल के सामने कितने लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं और हर कोई देखना चाहता है, तो इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद जावेद। जितेंद्र, बस्ती से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, बस्ती से बड़ी खबर की बात अगर की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि रोशनी के तले उजाला, मतलब ये कहावत अगर हम कहें इसको, तो जो बस्ती जनपद में एक मामला ऐसा है कि एक गांव है, जैसे कि पीछे देखा गया जो है दुर्गा पूजा का त्योहार अभी जो है गया हुआ है, लेकिन एक ऐसा गांव है, लगभग उस गांव में 90 दिनों से उस गांव में बिजली नहीं है। 1-2 दिन की बात नहीं है, 90 दिनों की बात है कि 90 दिन से उस गांव में बिजली नहीं है और अधिकारी को इस बात की सुध भी नहीं है, पता नहीं है इस बात की, जो कि उन लोगों ने जो है एक
जो है जिलाधिकारी के यहाँ पे एक तहरीर भी दी थी उस बारे में कि गांव में बिजली नहीं है, लेकिन बिजली नहीं लगा क्योंकि 90 दिन बीत गया है, अंधेरे में ग्रामीण वहां रहने को मजबूर है। ग्रामीण वहां पे एक दबंग किस्म के जो व्यक्ति हैं वो अपने उस रास्ते से जो उनको बिजली वहां जाने नहीं दे रहा। तो ये एक समस्या सबसे बड़ी चीज है। भविष्य में अभी जो है कुछ दिनों के बाद दिवाली का त्योहार आने वाला है, वो भी एक जो है रोशनी का त्योहार है, जो पर्व है वो पर्व से जो है उजाले से कहीं ना कहीं परे जो है वो ग्रामीण इस समय दिख रहे हैं अभी। धन्यवाद जितेंद्र इस खबर के लिए आपका। और आज के लिए 12 बजे 12 खबर में फिलहाल के इतना ही। हमारे साथ जरूर जुड़िए IBC 24 उत्तर प्रदेश के साथ, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश की अहम खबर। नमस्कार।